हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉक नॉक हायर एजुकेशन। माई सेल्फ अलका सिंह चौहान। और आज के इस सेशन में हम लीनियर अलजेब्रा के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि 2018 के एमए क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें डिस्कस करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि v1 v2 v3 इज li set of vectors in a vector space over R, then which one of the following sets is also linearly independent। मतलब क्या है कि हमें एक सेट दिया हुआ है 3 वेक्टर्स का जो कि अपने पास कैसा है, एक li सेट है। ठीक है, तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है अपने पास वो बेसिकली है li। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो अपने पास सबसे छोटा सेट नजर आता है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बी और डी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर अब सबको पता होगा कि अगर सपोज मैं इसको u मान लेती हूँ, इसको v मान लेती हूँ एंड इसको w, तो हमें पता है वी विल राइट अ लीनियर कॉम्बिनेशन c1u प्लस c2v प्लस c3w इज इक्वल टू 0। और अगर ये सारे के सारे सी आई कैसे आ गए, 0 आ गए, देन हमारे पास ये जो यू वी डब्ल्यू है वो कैसे हो जाएंगे, एल आई। तो C1 U लिखो आप क्या है, V1 माइनस V2 प्लस C2 टाइम्स V की वैल्यू है V2 माइनस V3 एंड देन C3 दिस इज V3 माइनस V1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अगर आप V1 V2 V3 के कोफिशिएंट कलेक्ट करो तो C1 माइनस C3 टाइम्स V1 मिला प्लस this is minus C1 plus C2 times V2 and next we have this is minus C2 plus C3 V3 is equal to 0। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि V1 V2 V3 जो है वो अपने पास कैसे है, LI वेक्टर्स है, यानी सेट ऑफ LI वेक्टर फॉर्म करते हैं। तो अब कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम V1 V2 V3 में लिखे तो उनके जो रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स होंगे दैट हैज टू बी 0। तो C1 minus C3 is 0, then we got minus C1 plus C2 equals to 0, next we got minus C2 plus C3 is equal to 0। ये आया। अब ये हमारे पास बेसिकली एक 3x3 का सिस्टम बन रहा है, तो हमें देखना है कि उसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे एक सिस्टम, सो दिस इज 1 0 minus 1, then we got here minus 1 1 0, दिस इज 0 minus 1 1 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास C1 C2 C3 is equals to this is 0 0 0। तो एक चीज आपको और पता होगी कि या तो आप इस पे रैंक वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है, मतलब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के रिड्यूस कर लो और देख लो, या फिर बेसिकली सिर्फ रैंक पता कर लो। अगर रैंक इस मैट्रिक्स की 3 आएगी तो यूनिक सोल्यूशन यानी C1 C2 C3 0 आएंगे। अगर रैंक इसकी लेस देन 3 आई तो आप इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस की तरफ जाओगे, मतलब देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो स्केलर C1 C2 C3, तो वो LD हो जाएगा। तो बस अपने को इस मैट्रिक्स की रैंक पता करनी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डिटर्मिनेंट पता कर ले। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन यानी जीरो सोल्यूशन मिलेगा, तो LI हो जाएगा। डिटर्मिनेंट अगर जीरो आया तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, मतलब हम यहाँ पे कहाँ चले जाएंगे, LD पे। तो डिटर्मिनेंट अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, 1 and this is 1, then we got minus 1 times, here we are getting also what, 1। तो आप देखो 0 आ रहा है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास, मतलब ये LD नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब डी को और चेक कर लेते हैं एक बार और हमारा काम हो जाएगा। तो C1 times V1 plus V2, now we are checking for D option, then this is C2 times V2 plus 2V3, V2 plus 2V3 plus C3 times लास्ट वेक्टर क्या है, V3 plus 3V1, V3 plus 3V1 equal to 0। Collect the coefficients of V1 V2 V3, this is C1 plus 3C3 times V1 plus this is C1 plus C2 times V2, next we got 2C2 plus C3 times V3 equal to 0। Now since V1 V2 V3 are alike, so we get C1 plus 3C3 equal to 0, next C1 plus C2 equal to 0 and 2C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। इसके करस्पॉन्डिंग, इस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी वो बनेगी ये हमारे पास, ठीक है। देन दिस इज 0 2 1, और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, सपोज दिस इज A, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A वंस वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट, सो दिस इज 1 एंड देन वी गॉट 3 टाइम्स दिस इज 2, सो ऑब्वियस सी बात है दिस इज नॉन जीरो, मतलब इस सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन है, और वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर C1 C2 C3 0 हो गए, मतलब हमारे पास ये जो वेक्टर है V1 प्लस V2 V2 प्लस 2 V3 V3 प्लस 3 V1, ये तीनों आपस में कैसे हैं, LI।
तो दैट इज वाई आर डी ऑप्शन इज करेक्ट। और देखो हमें ए और सी को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 दैट वी डिस्कस्ड, और ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था और बेसिकली ये 1 मार्क में आया हुआ था, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल्स का हुज डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 3, और t आपको एक लीनियर ऑपरेटर दिया है इसी v पे, जहाँ पे v सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 वाला वेक्टर स्पेस है, और डिफाइन किया है कि t ऑफ f जो है वो जाएगा f ऑफ x माइनस एक्स एफ डैश एक्स पे, ठीक है। और आपको अभी बताना है रैंक ऑफ t क्या होगा। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने को रैंक निकालने का, कि हम नलिटी निकाल लें और उसके बाद हम रैंक नलिटी थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि रैंक क्या आ रही है, ठीक। तो एक छोटी सी चीज पता करनी है, यानी नल स्पेस ऑफ टी के लिए वो सारे पॉलिनोमियल्स चाहिए वी से सच दैट टी ऑफ एफ कहाँ चला जाए, 0 पे चला जाए। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो, सपोज अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, c माइनस एक्स टाइम्स उसके डेरिवेटिव पे, मतलब वो तो c पे ही जा रहा है। अगर मैं कोई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल लेती हूँ ऐसा, तो वो एफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स मतलब ए नॉट, देखो आप ये 0 पे जा रहे हैं, मतलब 1 डिग्री के पॉलिनोमियल नल स्पेस में आ रहे हैं, ठीक है। एंड सपोज अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ लेते हो, यानी कि 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को देखते हो, तो वो कहाँ जाएगा, a1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन 2a1x। तो देखो आप दिस इज नॉन जीरो बिकॉज a1 इज नॉन जीरो, क्योंकि हम सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक। एंड फिर आप देखो यहाँ पे टी ऑफ, अगर आप a2x क्यूब चेक करते हो तो वो a2x क्यूब माइनस एक्स टाइम्स उसका डेरिवेटिव मतलब 3a2x स्क्वायर पे गया, ठीक। तो भी आप देखोगे दिस इज नॉन जीरो बिकॉज a2 इज नॉन जीरो, मतलब केवल 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल ही हैं जो कहाँ जा रहे हैं, अपने पास 0 पे मैप हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a1x आ गया, वेर a1 बिलोंग्स टू r, राइट। तो नलिटी अपने पास कितनी आ रही है, नलिटी इज कमिंग आउट टू बी 1। तो अगर आप रैंक नलिटी थ्योरम लगाओगे तो डायमेंशन ऑफ v माइनस नलिटी ऑफ t, तो डायमेंशन ऑफ v कितना होगा हमारे पास, इसकी 4 हो जाएगी, और अपने पास नल स्पेस की जो डायमेंशन आ रही वो 1 आ रही, तो 3 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, देखो आप। तो रैंक कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई इस लीनियर ऑपरेटर की। तो ये भी एक सेक्शन ए का ही प्रॉब्लम था, एमसीक्यू टाइप। तो आई होप समझ आ गया होगा, बस आपको ये देखना था कि बेसिकली कहाँ जा रहा है, कौन से वेक्टर्स ऐसे हैं जो 0 पे मैप हो रहे हैं। अगर आप ये पता कर लोगे तो बहुत इजीली आप आंसर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको नलिटी पता लग जाएगी, और नलिटी पता होने से ही आपको क्या पता लग जाएगी, रैंक पता लग जाएगी बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। So this was your question number 2. Coming to question number 3, which is again a very simple question, अगर लॉजिक समझ आ जाए कि कैसे करना है, ठीक है। बोला है I denote the 4x4 identity matrix if the roots of the characteristic polynomial of a 4x4 matrix M are this, then M raised to the power 8 किसके बराबर होगा, ठीक है। आप देखो आपके पास जो M मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की दी है, 4x4 की दी है, तो उसकी आपके पास देखो आइगन वैल्यूज भी दी है। आइगन वैल्यूज आपके पास क्या आ रही, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस √5/2, ठीक है। इससे ये समझ आ रहा है कि पक्का ये जो 4x4 का मैट्रिक्स है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना होगा वो कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, राइट, ऐसा कुछ बना होगा। तभी हमने यहाँ से क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली होगी, और फिर इसके एक्स जो कि इसकी आइगन वैल्यू है वो प्लस माइनस ये वाली वैल्यू आ गई होगी यहाँ पे। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली इक्वेशन को फ्रेम करना है। तो आप देखो सिर्फ इस वैल्यू को देखना है अपने को, तो 1 प्लस माइनस √5/2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब आ सकती है, जब यहाँ पे मैं सबसे पहले वो फॉर्मूला आपको पता होगा ना कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना। तो यहाँ पे बस वही करना है, यहाँ पे माइनस बी होता है तो ये अपने को क्या पता लग गया कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, -1 होनी चाहिए थी, ये बन गया देखो आप, ठीक। फिर हमें क्या चाहिए, अब ये 1 हो जाएगा, और यहाँ मुझे -4 -1 करूंगी तभी 5 आएगा, तो मतलब ये भी 1 होना चाहिए। अब आप चाहो तो यहाँ से रूट निकाल के देख लो, क्रॉस चेक कर लो कि आपने जो इक्वेशन लिखी है वो सही है नहीं। क्या आएगा ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2, देखो आप यही आ रहा है। और जब आप x निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √5/2, मतलब अब हमें ये मिल गई, क्या मिल गई,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गई 4x4 की मैट्रिक्स की, और वो क्या आ रही है, x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू कैले-मिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ये क्या बनेगा m⁴ माइनस m स्क्वायर माइनस i इक्वल टू 0। तो m⁴ आपको क्या मिल गया, m² प्लस i। क्वेश्चन में आपको m⁴ पूछा है, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो स्क्वायर करोगे तो आप ये बन जाएगा, ये क्या आया m⁴, ठीक है, दिस इज m² i प्लस i m² प्लस आइडेंटिटी, तो ये क्या बना m⁴ प्लस 2m² प्लस i। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास m⁴ की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, है ना, ये आपने नीचे निकाल के रखी है m² प्लस i, क्योंकि जब आपने ऑप्शंस की तरफ देखा तो ऑप्शंस की तरफ देख के आपको एक चीज समझ आ रही है, m² और आइडेंटिटी के टर्म्स में ही सारे टर्म है, तो मतलब m⁴ आपको हटाना पड़ेगा, तो m² प्लस i रखो यहाँ पे, देखो दिस इज 2m² प्लस i, तो ये क्या बन गया हमारे पास, देखो आप, दिस इज नथिंग बट 3m² प्लस 2i, तो m⁴ क्या आया 3m² प्लस 2i, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी बाय यूजिंग दिस रूट, सिंपल सा जो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हो उसकी हेल्प से, ठीक है। सो दैट वाज दिस क्वेश्चन, अगेन दिस वाज एन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि अपने पास ये है, और ये सेक्शन बी का प्रॉब्लम है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेज कि अल्फा बीटा गामा रियल नंबर्स हैं और आपको एक सिस्टम दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एल्फा, एक्स प्लस बीटा वाई प्लस जेड इक्वल्स टू गामा, एक्स प्लस वाई प्लस एल्फा जेड इक्वल्स टू बीटा, और एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि इफ द सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, मतलब ये जो सिस्टम है आपके पास, इसके पास एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो है ही, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक, तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिख लेते हैं, तो अगर आप ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखोगे तो व्हाट इट वुड बी 1, दिस इज बीटा 1, देन यू गॉट 1 1 अल्फा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस इज योर एक्स वाई जेड, देन नेक्स्ट हियर यू गॉट अल्फा गामा बीटा, ये ओवरऑल आ रहा है। तो अब सबको पता है कि सिस्टम के पास एटलीस्ट एक सोल्यूशन तभी होगा जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, वो क्या आएगी, दिस इज 1 1, देन 1 बीटा 1, then you got 1 1 alpha, here you have alpha, then you got gamma and beta। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे, r2 माइनस r1 करो, r2 पे अप्लाई करोगे जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो क्या मिलेगा, दिस इज 0 बीटा माइनस 1 0, दिस इज गामा माइनस अल्फा। ठीक, नेक्स्ट यू हैव 0, r3 में अप्लाई करो, r3 माइनस r1 0, दिस इज अल्फा माइनस 1 एंड दिस इज बीटा माइनस अल्फा। ठीक, अब ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं हम लोग, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन, और अपने को एक चीज और पता है, दिस सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है इफ अल्फा इक्वल टू 1 है देन आपके पास गामा हैज टू बी इक्वल्स टू 1। ठीक, अब अगर अल्फा 1 है तो फाइनली हमें जो मैट्रिक्स मिली थी उसमें आप अल्फा को 1 सब्स्टिट्यूट करो जरा, बीटा माइनस 1, दिस इज 0, गामा माइनस 1 0 0 0 एंड दिस इज बीटा माइनस 1। दिस सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, उसके लिए मुझे बीटा को 1 करना ही पड़ेगा। ठीक, क्योंकि रैंक ऑफ ए जो है वो जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड के बराबर आएगी तभी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, उसके पास एटलीस्ट एक सोल्यूशन होगा, तो बीटा ऑटोमेटिकली 1 हो गया है। लेकिन बीटा ऑटोमेटिकली 1 होने से अभी सिस्टम जो है वो वन सोल्यूशन नहीं रखेगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन नहीं रखेगा, क्योंकि जब बीटा, सपोज अगर बीटा हमारे पास 1 नहीं है तो ये वैसे भी एक भी सोल्यूशन नहीं रखेगा, क्योंकि कोफिशिएंट की रैंक 2 आएगी, ऑगमेंटेड की 3 आएगी, इफ यू कैन सी, तो बीटा हैज टू बी 1। अब फिर भी देखो बीटा 1 होने के बाद रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स तो 1 आ रही है, बट ऑगमेंटेड की देखो भी 2 आ रही है, तो गामा हैज टू बी इक्वल्स टू 1, बिकॉज इन्होंने दे रखा है सिस्टम के पास एटलीस्ट एक सोल्यूशन है, तो इफ अल्फा इक्वल टू 1 देन गामा हैज टू बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास, बी ऑप्शन सेज कि आपके पास बीटा 1 है, ठीक है, तो आप इसी जगह पे बीटा को 1 रख दो। ठीक, so this is 0 0 0 and this is gamma minus alpha, then this is 0 0 alpha minus 1 and this is 1 minus alpha। अब आप देखो जरा, सिस्टम के पास एक सोल्यूशन तो एटलीस्ट होना ही पड़ेगा, तो रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड के बराबर है,
यहाँ पे रैंक ए 2 आ जाएगी अगर अल्फा नॉन मतलब 1 के बराबर नहीं है, और यहाँ 3 आ जाएगी। तो अगर मुझे सोल्यूशन चाहिए तो गामा को अल्फा के बराबर होना ही पड़ेगा, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड के बराबर आ जाएगी। अब अगर अल्फा 1 हो जाता है तो भी रैंक ए और ऑगमेंटेड की 1 आ रही है, अल्फा अगर 1 नहीं होता है तो भी रैंक ए और ऑगमेंटेड की कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो 1 सोल्यूशन तो एटलीस्ट रख ही रहा है, तो दैट इज वाई बी ऑल्सो करेक्ट। ठीक, अब अगर आप सी ऑप्शन की बात करोगे, सी ऑप्शन में बोला है बीटा नॉट इक्वल टू 1 देन अल्फा इक्वल टू 1। देखो बीटा नॉट इक्वल टू 1 एंड अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे तो नो सोल्यूशन का केस बन जाएगा। आप यहाँ पे रख के देखो, बीटा 1 नहीं है और अल्फा को 1 रख दिया, ठीक, तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी, और ऑगमेंटेड की क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो नो सोल्यूशन बन जाएगा। इन्होंने तो बोला एटलीस्ट एक सोल्यूशन होना ही चाहिए। इन अ सिमिलर वे आप डी को भी डिस्कार्ड कर सकते हो, बोला है कि गामा को 1 रख दो तो अल्फा 1 हो जाएगा। आप करके देखना वापस से, इस पे क्या आ रहा होगा, नो सोल्यूशन बन रहा होगा। तो एटलीस्ट 1 सोल्यूशन होगा तो इन दोनों को ही होना पड़ेगा। तो ये सेक्शन बी का प्रॉब्लम था वेयर ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है डी वाले को डिस्कार्ड करने में, यू जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। तो सेक्शन बी का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगेन दिस इज अ सेक्शन बी प्रॉब्लम। ठीक है, क्या कह रहा है, रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि m और n दो नेचुरल नंबर हैं जहां पे m इज लेस देन n, तो p बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m वाले सेट से, मतलब p इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m एंड q इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट पॉसिबल। इस पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि हम अक्सर ऐसा होता है फॉल्स पूछता है तो ट्रू लगा के आते हैं अपनी आदत है, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है वो पूछा है। ठीक है, एक खास बात इसमें जो दे रखी है वो ये है कि m इज लेस देन n। अब अगर m लेस देन n हो गया तो रैंक ऑफ p डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू m होगा, एंड रैंक ऑफ q भी लेस देन इक्वल टू m होगा। आपको पता होगा कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, राइट, ऐसा कुछ होता है। तो आप देखो m लेस देन n है, तो क्या रैंक, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप एक चीज और देखो, PQ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, PQ मैट्रिक्स का n क्रॉस n होगा, राइट, और जो QP मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस m होगा। तो रैंक ऑफ QP जो है वो ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो। तो रैंक ऑफ QP जो है वो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, अपने को नॉट पॉसिबल पूछा है, आपको ये चीज भी पता होगी, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ P कॉमा रैंक ऑफ Q। तो यहाँ से अपने को क्या समझ आ रहा है कि रैंक ऑफ PQ जो होगा वो लेस देन इक्वल टू m होगा, m होगा या m से छोटी होगी, और n तो उससे बड़ा है, मतलब n तो रैंक कभी PQ की हो ही नहीं सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। बट QP की रैंक m पॉसिबल है, क्योंकि वो m भी हो सकती है, m से छोटी हो सकती है, PQ की भी m पॉसिबल है, m से छोटी हो सकती है, मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज कि रैंक ऑफ PQ और QP m हो जाए, बट n कभी नहीं होगी। और नॉट पॉसिबल पूछा था इसलिए ये ठीक हो गया, B और C सही, ठीक, इसलिए हमें वो नहीं लगाने, वो पॉसिबल है। अब अगर हम D ऑप्शन पे आते हैं, रैंक ऑफ QP पूछा है m प्लस n बाई 2, और ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोला है विच इज स्मॉलेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू m प्लस n बाई 2। अब अगर आप ध्यान से देखो, सपोज आपने क्या किया, m की वैल्यू को 2 चूज कर लिया, n की वैल्यू को 3, क्योंकि m लेस देन n बोला है। अब ये 2 प्लस 3 बाई 2 अगर आप निकालोगे, ये कितना आ रहा है, दिस इज 2.5, राइट, 5 बाई 2, ये 3 आ जाएगा। आप देखो, आपने तो बोला है रैंक ऑफ QP लेस देन इक्वल टू m होगा, यानी लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कभी 3 आ जाए, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। आप छोटा सा m और n की वैल्यू लेके पता कर सकते थे, ठीक, नहीं तो आप एक चीज और कर सकते थे कि m प्लस n बाई 2 एक अर्थमेटिक मीन है m और n के बीच में, वो ऑलवेज m और n के बीच में लाई करेगा, ठीक, फिर आप लीस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगाओ, तो आप देखो कि m से बड़ी m और n के बीच में तो कभी रैंक हो ही नहीं सकती, राइट, m और n के बीच में तो कभी रैंक हो नहीं सकती क्योंकि वो लेस देन इक्वल टू m, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो A और D आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो, पर देखते हैं। आपको बोला है W1 जो है वो रियल वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल 5 क्रॉस 2 मैट्राइसेस, ठीक है, 5 इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं, सच दैट सम ऑफ द एंट्रीज इन ईच रो इज 0। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 5 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको कैसी नजर आएगी, ऐसे ही नजर आएगी A11 A12
then you got A21, A22, A31, A32, A41, A42, A51, A52, ठीक है, ऐसी नजर आएगी। तो बोला है सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज 0, तो W1 में अगर आपको लिखना होगा तो आप ऐसा लिखोगे A11 प्लस A12 0, पहली रो का सम 0, ठीक, देन A21 प्लस A22, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, ठीक है। हम इसको कैसा लिख देंगे, एकदम सिंपल फॉर्म में लिख देंगे कि समेशन W1 लिखा गया है Aij इज इक्वल टू 0 और j रनिंग फ्रॉम 1 to 2 फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 to up to 5। अब आप देखो ये वही चीज तो कह रहा है। सबसे पहले इसको ओपन करो, ये क्या लिखा है ai1 प्लस ai2 इक्वल टू 0। अब जब i की वैल्यू 1 है तो देखो आप, आपके पास क्या लिखा है, पहला रो का सम लिखा है, फिर i इक्वल्स टू 2 करोगे आप तो दिस इज a21 प्लस a22 0, देन a31 प्लस a32 इक्वल टू 0, a41 प्लस a42 इक्वल टू 0, देन a51 प्लस a52 इक्वल टू 0, ठीक है। ये i इक्वल टू 3 पे आया, ये 4 पे आया, ये 5 पे आया, ये सब यहाँ बैठे हुए। ऐसे ही W2 को बोला है क्या कि W2 इज दी real vector space of all 5 cross 2 matrices so that sum of entries in each column is 0। तो देखो मैं W2 को यहीं लिख दे रही हूँ, A 5 cross 2 की मैट्रिक्स such that क्या हो, summation Aij equal to 0, I running from 1 to 5 and j is 1 and 2। इसको जब आप लिखोगे क्या बनेगा, A1j प्लस A2j प्लस A3j प्लस A4j प्लस A5j इक्वल टू 0। देखो अगर आप j को 1 रख दोगे तो पहला कॉलम लिखा हुआ है, चेक करो, A11 प्लस A21 प्लस A31 A41 A51 इक्वल टू 0, और j को 2 रख दोगे तो आपके पास सेकेंड कॉलम का सम लिखा हुआ है, ठीक। अब आपको पता है आपको इंटरसेक्शन वाले की क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, ऐसी मैट्रिक्स A5 क्रॉस 2 जिसका रो सम भी 0 हो, देखो है ना, j इक्वल्स टू 1 से 2 फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 to up to 5 एंड उसके साथ में जिसका कॉलम सम भी क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, राइट, क्योंकि तभी वो इंटरसेक्शन में आ रहा होगा। तो अब देखो आप इस वाले में आपको नहीं लगता ये सारी की सारी इक्वेशंस आ जाएंगी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ पे, ये सारी इक्वेशंस और ये दो इक्वेशंस और आएंगी, दिस इज व्हाट, दिस इज A12 प्लस दिस इज A22 प्लस A32 A42 प्लस A52 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन साथ में आएंगे। अब आप देखो डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दिस मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ Li वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दिस मैट्रिक्स। तो आप देखो जरा ध्यान से, ये लीडिंग हो गया यहाँ पे A11, A21 लीडिंग हो गया, A31 A41 A51, पर A11 ऑलरेडी लीडिंग है तो A12 लीडिंग बनेगा, और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ लीडिंग वेरिएबल कर दो तो फ्री मिल जाते हैं कि नहीं। टोटल इस मैट्रिक्स में कितने आपके पास वेरिएबल्स है, यानी कितनी एंट्रीज है आपके पास, 10 है। लीडिंग आपने कितनी पता कर ली, 1 2 3 4 5 6 पता कर ली कि नहीं पता कर ली, देखो आप पता कर ली तो क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देख लो आप 4 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बस ये काम करना था अपने को, और जिसने इस A11 को आप ऑलरेडी एक बार लीडिंग बना चुके हो, जो एक बार लीडिंग बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, तो आंसर आपका फिर यहाँ 7 लिखोगे आप तो 3 आने लग जाएगा जो गलत होगा, ठीक। तो बस आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिख के यहाँ पे फ्री वेरिएबल से काम करना था। 4 वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। NAT टाइप क्वेश्चन था। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको बोला है Q जो है वो एक मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है, जिसकी रैंक आपको क्या बोली है 2 है। तो आपको बताना है T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो M3x3 ओवर R से कहाँ गया है, M3x3 ओवर R पे, तो आप सच दैट T ऑफ P, कोई भी मैट्रिक्स जो है वो PQ पे मैप हो जा रही है, तो रैंक ऑफ T पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप इसकी नलिटी निकाल लो, है ना, नलिटी निकालते ही आप रैंक पता कर लोगे। अब नलिटी निकालने के लिए यानी कि मुझे ऐसी 3x3 मैट्रिक्स बतानी है सच दैट T ऑफ P इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो जाए। अब आप देखो Q एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है,
रैंक 2 की, ठीक है। तो आप एक काम करो, क्यू को क्यों ना कुछ मान लो आसान सा, जैसे ये मान लो रैंक इसकी 2 आ रही है, 3x3 की है। ऐसे आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ 1 रखा है, आप यहाँ मान लो, कहीं पे भी मान लो, ये आपका काम आसान कर देगी, ठीक। अभी पी मैट्रिक्स को क्या मान सकते हो, ऐसा मान लो ABCDEF देन LMN, ऐसा मान लो, ठीक। N ऑफ T ऐसी मैट्रिक्स P सच दैट T ऑफ P इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक। अब T ऑफ P इक्वल टू नल मैट्रिक्स का मतलब PQ इक्वल टू नल मैट्रिक्स हो गया। लिखो जरा ये क्या आएगा, ABCDEF देन यू हैव LMN एंड यहाँ पे Q लिख लो। तो देखो यहाँ पे आपको फ्री वेरिएबल जो मिलेंगे इस पी मैट्रिक्स के, वो नल स्पेस की डायमेंशन यानी नलिटी हो जाएगी, है ना। तो आप रैंक निकाल लोगे रैंक नलिटी थ्योरम से, दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस। अब यहाँ देखो ये क्या बना, दिस इज योर AB 0 देन DE 0 देन LM 0 और यहाँ पे आपके पास नल मैट्रिक्स ऑलरेडी रखी थी। जब आपने कंपेयर किया तो आपको A 0 मिला, B 0 मिला, D 0 मिला, E 0 मिला, L 0 मिला और M 0 मिला, सब 0 मिल गए। मतलब नल स्पेस में कौन सी मैट्रिक्स आई हमारे पास, केवल और केवल ये सब तो 0 था, ठीक है। और यहाँ हमने क्या रखा था, दिस इज N BF एंड देन N, ठीक है। तो ये आ गया और सच दैट यहाँ पे ये CF और N कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से, क्योंकि वो फील्ड। तो नलिटी कितनी आ गई आपके पास, देखो 3 फ्री वेरिएबल्स आ गए, 3 आ गए। तो रैंक ऑफ T कितना होगा, डायमेंशन ऑफ M 3x3 ओवर R माइनस नलिटी ऑफ T। तो ये कितना है 9 और ये कितना आ गया आपके पास 3। तो आंसर आपका कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया, देखो है ना, 9 माइनस 3 विच इज 6। तो रैंक ऑफ T क्या आया, 6 आया कि नहीं आया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आप एक काम करते, अगर आप कुछ भी क्यू मैट्रिक्स लेट कर लेते, मैंने ये माना है, आप कुछ और मान लो, आप यहाँ 1 1 रख लो, कुछ भी रख लो, तो रैंक जो है बट वो ऑलवेज कितनी आएगी आपके पास, 6 ही आने वाली है, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे पास 2018 में आए हुए लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, इवन इफ यू वांट, मतलब अभी तो एग्जाम बहुत पास है, तो मैं कोशिश करूंगी कि अभी जो 19-20 के कुछ क्वेश्चन और 21 के हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।